नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर से 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में जैसे आज एक आर्टिकल है फेडरलिज्म से संबंधित। सारे जो पॉइंट्स हैं वो घिसे पिटे हैं, नया कुछ भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म है कॉम्बैट फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में आप सुनते रहते हो, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के बारे में भी आप सुनते रहते हो। ऐसा फेडरलिज्म का मॉडल जिसमें सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करें एक टीम की तरह। लेकिन कॉम्बैट फेडरलिज्म जो टर्म है ना, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्रेसिव रहती है स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ, और स्टेट गवर्नमेंट से उनके जो पावर्स हैं वो छीनने की कोशिश करती हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। खास करके आपको पता है गवर्नर को लेके टकराव देखने को मिलता है कई सारे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। दूसरा, दिल्ली में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और चुनी हुई दिल्ली सरकार के बीच फाइट देखने को मिली पावर्स को लेके। अल्टीमेटली 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन टकराव कहीं कहीं अभी भी दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, मतलब उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए ऑफिशियल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में देखने को मिलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चल सकते तो कम से कम बराबर में तो चल सकते हो साथ साथ। और इसके बाद आर्टिकल में एक पॉइंट ये भी बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से संबंधित मामला था, बिहार में केस दर्ज हुआ, बाद में मामला ट्रांसफर हो गया सीबीआई को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया कि सीबीआई इस मामले को कैसे हैंडल कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड जब महाराष्ट्र में किया है तो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने केस दे दिया था सीबीआई को। नए आईएएस आईपीएस की डेपुटेशन संबंधित रूल्स लेके आई, वो भी एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट से उनकी पावर छीनने के बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, बस उनको समराइज कर दिया गया है आज के आर्टिकल में, तो नया कुछ नहीं है। तो 3 इश्यूज कौन से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स का डिस्कस करेंगे, आउटर स्पेस के इस्तेमाल से संबंधित। दूसरा, हिजाब से संबंधित मामला काफी सुर्खियों में है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हमने हिजाब की कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं की है, मतलब पक्ष में क्या आर्गुमेंट्स हैं, खिलाफ में क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो आज हिजाब कंट्रोवर्सी से संबंधित हर प्रकार के जो आर्गुमेंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल वो हिंदू का ही है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया कैसे सेल्फ रिलायंट हो। तो तीनों इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटेजी की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो इंडिया की आज के समय में जो भी ग्रोथ या फिर इंडिया में आज के समय में जो भी प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि है, इसमें इंडिया ने आउटर स्पेस का कैसे इस्तेमाल किया है, उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। आउटर स्पेस मतलब जैसे ये अर्थ है और इस हाइट तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो भी स्पेस है ना, उसे आउटर स्पेस कहा जाता है। आउटर स्पेस में आपको पता है इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं। अब कुछ सैटेलाइट्स वेदर को प्रोडिक्ट करते हैं, कुछ सैटेलाइट्स नेविगेशन संबंधित फैसिलिटीज उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है ना सैटेलाइट्स की, इन एप्लीकेशंस ने देश की ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी में बड़ा रोल प्ले किया है, ये राइटर बोलना चाहते हैं। और आज के समय में जो स्पेस सेक्टर काफी ज्यादा ग्रोथ विटनेस कर रहा है ना, इसमें आज के समय में विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स का रोल कम है, बल्कि प्राइवेट कंपनीज का रोल ज्यादा है। जैसे इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, अमेजोन, ये सब आज के समय में आउटर स्पेस को बढ़िया ढंग से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जबकि कोल्ड वॉर के दौरान तो हमने देखा विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक प्रकार से जंग थी, कंपटीशन था स्पेस सेक्टर में आगे निकलने का। लेकिन आज के समय में जो एज है ये सेकंड स्पेस एज है। इसमें विभिन्न देशों की सरकारें नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रही हैं कि किस प्रकार से आउटर स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ऐसी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंटरनेशनल लॉज में देखो ये है, एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने ना सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सैटेलाइट जो है किसी दूसरे देश में जाके गिर गया। तो फिर इस मामले में जो जिम्मेदारी है ना वो इंडिया की सरकार की होगी, क्योंकि इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने इंडिया की धरती से उस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो देखो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना
इंडिया को अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटेजी डिफाइन करने की आवश्यकता है। विभिन्न देश जैसे यूके, चाइना, इवन नाटो, इन देशों ने स्पेस सेक्टर से संबंधित अपना अपना जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है ना, जिसे इस आर्टिकल में स्ट्रेटेजिक पब्लिकेशन के नाम से पुकारा जाता है, वो रिलीज किया है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अभी तक अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटेजी को पब्लिश नहीं किया है। अगर देखो इंडिया अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटेजी को रिलीज करता है ना, तो वर्ल्ड के दूसरे देशों को, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साफ तौर पर यह पता लग जाएगा कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टर्स का भी भरोसा आएगा इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, और इसके साथ साथ इंडिया दूसरे देशों के साथ स्पेस सेक्टर में कोऑर्डिनेट कर सकेगा, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकेगा। तो समय आ गया है कि अब इंडिया स्पेस सेक्टर से संबंधित अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज करें, जिसमें इंडिया की अचीवमेंट्स हों, प्रोस्पेक्ट्स हों, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम की ब्रॉड डायरेक्शन क्या है, वो सब चीजें हों। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे तो देखो सरकार ने हाल ही में डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DSA और DSRO, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन काम क्या होगा, मेन मैंडेट क्या है, गोल क्या है, किस डायरेक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी, सरकार ने क्लियरली नहीं बताया है। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो DSA ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसको काम दिया गया है उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना जिनकी सहायता से इंडिया को जो थ्रेट्स है ना, उन थ्रेट्स को इवेल्युएट किया जा सके। समझ गए? मतलब इस एजेंसी का काम होगा उन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना जिनकी सहायता से सरकार जो थ्रेट्स हैं इंडिया को, उन थ्रेट्स को इवेल्युएट करे और इंडियन फोर्सेस के जो ऑपरेशंस है ना, चाहे वो स्पेस में, लैंड में, सी में, एयर डोमेन में, हर एक डोमेन में इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना। ये जो एजेंसी होगी डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसमें तीनों फोर्सेस से रिप्रेजेंटेशन होगी, आर्मी से, एयरफोर्स से और नेवी से। राइटर कहते हैं, देखो इस प्रकार की एजेंसी सेटअप करना अच्छी चीज है, बट अभी तक आपने इस स्पेस एजेंसी का क्लियर चार्टर, क्लियर मैंडेट, क्लियर गोल नहीं बताया है। अगर आप क्लियर एक नेशनल स्ट्रेटेजिक पब्लिकेशन रिलीज करते हो ना, तो जो नई नई स्पेस की कंपनीज हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजीज इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी इंडिया को आवश्यकता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स भी इंडिया में ज़्यादा अच्छे ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जल्द ही रूल्स बना सकते हैं कि विभिन्न देशों को या फिर जो स्पेस से जुड़ी कंपनीज हैं उनको आउटर स्पेस में किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से अपने अपने ऑपरेशंस चलाने हैं। तो जो इंडिया स्ट्रेटेजी रिलीज करेगा ना, उससे एक इंडिकेशन जाएगा इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है, मतलब आप रूल बना दो और इंडिया उन रूल्स को फॉलो करेगा। इंडिया एक स्टेक होल्डर है, इंडिया के स्पेस में बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया भी शामिल होगा रूल्स फॉर्मुलेशन में, यानी जो रूल्स आप बनाओगे ना आउटर स्पेस से संबंधित, उनमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा ना जब इंडिया अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस से संबंधित नेशनल स्ट्रेटेजी रिलीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो एक चीज होती है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे मैरीटाइम अवेयरनेस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे समुद्र में कहाँ पे नीचे, कहाँ पे चट्टान है, कहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट है, उस सब की जो अवेयरनेस होती है वो मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस होती है ना, उनकी जरूरत होती है ताकि जो नीचे सबमरीन है या फिर वेसल्स हैं उनको वहाँ से अवॉइड किया जा सके। उसी प्रकार से स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस भी होती है, स्पेस में कहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है वो है, या फिर कोई एस्ट्रॉयड घूम रहा है कहीं पर, ये सारी मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट स्पेस में कहाँ पे मौजूद है, वो सब चीज़ें आती हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आउटर स्पेस में अच्छे से ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए। तो इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पब्लिकेशन रिलीज करे ना, उसमें इंडिया ट्रांसपेरेंट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की बात कहे। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की सहायता से ना सिर्फ देखो इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है, चाहे वो डिफेंस के डोमेन में हो या फिर कॉमर्शियल स्पेस में हो, इसके साथ साथ
स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की सहायता से इंडिया अपने जो एडवर्सरी है ना, जैसे चाइना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर सकता है। चाइना ने कोई गलती की है आउटर स्पेस में, तो इंडिया वर्ल्ड को बोल सकता है कि भैया देखो, चाइना की वजह से आउटर स्पेस में ये हुआ है। इसके बाद चाइना के साथ कंपैरिजन किया जाता है। वैसे तो देखो, स्पेस को एक्सप्लोर करने के मामले में पिछले कुछ सालों में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लेकिन चाइना से हम अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, ना सिर्फ एम्बिशन के मामले में बल्कि एग्जीक्यूशन के मामले में भी। आप देखिए, चाइना का जो बजट है स्पेस सेक्टर से संबंधित, वो इंडिया से 6 गुना ज़्यादा है। इसके साथ साथ 2019 में इंडिया ने मिशन शक्ति लॉन्च किया। ये एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट था, किसी स्पेस में किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने से संबंधित। जब इंडिया ने ये टेस्ट कंडक्ट किया ना, तो इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि इस प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करने से आपको पता है थोड़ा कचरा रिलीज होता है, डेब्रिज। अब देखो, कचरा रिलीज होगा, वो कचरा स्पेस में घूमता रहेगा, कल को वो कचरा किसी सैटेलाइट से टकरा सकता है तो नुकसान हो जाएगा, किसी देश का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कचरे की जो प्रॉब्लम है ना स्पेस में, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब चाइना ने इस प्रकार का टेस्ट कंडक्ट किया था ना, तो चाइना के टेस्ट कंडक्ट करने से भी कचरा रिलीज हुआ था, और उससे, उस कचरे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया था। कहीं ना कहीं वो खतरा, रिस्क पैदा हो गया था कि वो कचरा, चाइना ने जो टेस्ट परफॉर्म किया था एंटी सैटेलाइट संबंधित, उस टेस्ट से जो कचरा निकला वो कहीं ना कहीं टकरा सकता था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। लेकिन चाइना भी चालाक है, चाइना ने अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की। हाल ही में चाइना ने ना अपना एक वाइट पेपर रिलीज किया स्पेस से संबंधित, जिसमें उसने बताया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं स्पेस सेक्टर में, और हम स्पेस में जो डेब्रिज है ना, कचरा है, वो कम करना चाहते हैं। तो चाइना ने तो अपना स्ट्रेटेजिक पेपर रिलीज कर दिया। इंडिया ने अभी तक अपना स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो रिलीज नहीं किया है। वैसे हमारे पहले जो इसरो चेयरमैन थे के सिवन, इन्होंने ये बोला था कि इंडिया उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है जिनकी सहायता से स्पेस में कचरे को खत्म किया जा सके, जैसे सेल्फ हीटिंग रॉकेट ने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट ऑर्बिट में आ गया। उसके बाद जो रॉकेट है ना, वो अपने आप को खा लेगा, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि उसका कचरा जो है वो घूमता ना रहे। इसके अलावा सेल्फ वेनिशिंग सैटेलाइट की जब लाइफ पूरी हो जाती है ना, वो सैटेलाइट भी अपने आप को कंज्यूम कर ले। या फिर रोबोटिक आर्म्स टू कैच द स्पेस डेब्रिज, मतलब रोबोट वाले हाथ स्पेस में जो कचरा घूम रहा है उसको पकड़ ले और स्टोर कर लें। ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स पर इंडिया काम कर रहा है, ये हमारे इसरो के चेयरमैन ने बोला था। लेकिन आप ये चीज़ें बोलो ना अपने स्पेस पेपर में, जब इंडिया कोई स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा स्पेस सेक्टर से संबंधित, तो उसमें इंडिया जब इन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में बोलेगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया जो अपना ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करे ना, उसमें एक पॉइंट इस पर भी ध्यान दे। जैसे यूके है, यूके की जो स्ट्रेटेजी है ना स्पेस से संबंधित, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर किसी दुश्मन देश ने यूके के इस सैटेलाइट को, फॉर एग्जांपल वेदर को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया, तो उसकी वजह से यूके की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इंडिया भी इस प्रकार से चीज़ें बता सकता है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटेजी में कि अगर किसी दुश्मन देश ने हमारे स्पेस प्रोग्राम को डिसरप्ट करने की कोशिश की, तो देश की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंच सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे देखो, इंडिया जो है ना अपने स्टेक्स कम्युनिकेट कर रहा है कि स्पेस सेक्टर में हमारे कितने स्टेक्स हैं, ताकि दुश्मन देश को बताया जा सके पहले ही कि आपका जो एक्शन है ना वो कितना ज़्यादा सीरियस है, उसको रिटालिएट करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। ये इंडिया पहले से कम्युनिकेट करके रखे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ने देखो हाल फिलहाल में मैन्ड स्पेस फ्लाइट पर काम किया है, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इंडिया मैन्ड स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसका नाम है गगनयान मिशन। समझ रहे हो? मतलब गगनयान मिशन पर काम चल रहा है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, जिसकी सहायता से इंडिया ह्यूमन बींग्स को भेजेगा स्पेस में। बट राइटर कहते हैं देखो, ये जो गगनयान मिशन है ना, इसमें तो इंडिया से ह्यूमन बींग्स जाएंगे स्पेस में और वापस आ जाएंगे, लेकिन अब इंडिया को काम करना चाहिए कि सस्टेन्ड रूप से इंडिया की ह्यूमन प्रेजेंस हो स्पेस में। जैसे यूके के एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो कई बार लगातार बहुत सारे दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर दूसरी जगहों पर मौजूद रहते हैं। तो इंडिया को अब आगे इस एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाएं स्पेस में
बल्कि वहां पर बहुत दिनों तक मौजूद भी रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चक्कर काट के वापस आ गए, वहां पे लगातार आप मौजूद रहो, चीजों को ऑब्जर्व करो, जैसे कि यूएसए और चाइना जैसे देशों के एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहते हैं। इसको आप बोल सकते हो सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस, यानी लगातार ह्यूमन प्रेजेंस मौजूद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया को अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स से डिफेंस पर फोकस करना चाहिए। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जैसे देखो कोई एस्ट्रॉइड्स हैं, कोमेट्स हैं या फिर मीटियोरॉइड्स हैं, ये कई बार अर्थ से टकरा जाते हैं ना, या फिर रिस्क पैदा हो जाता है, तो उनसे अर्थ के प्लेनेट को कैसे डिफेंड किया जाए, इस एस्पेक्ट पर, इस एरिया पर अब इंडिया को काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, चाइना तो अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है और उसका पहला मॉड्यूल तो चाइना ने ऑर्बिट में डाल भी दिया है। चाइना का जो स्पेस स्टेशन होगा उसका नाम होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन। बट इंडिया अब अभी फिलहाल इस मामले में काफी पीछे है, तो इंडिया को इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है खुद के स्पेस स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, भाई इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो कैसे लॉन्च कर सकता है या फिर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स है, ये जो एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, इनसे सुरक्षा के लिए अपना डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर कर रहा है। अगले 5 सालों में ये चाइना का बन जाएगा, लेकिन अभी इंडिया इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अभी देखो, ये तो साफ नहीं है कि जो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह, इनसे बचने के लिए चाइना जो डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर कर रहा है वो कैसा होगा। लेकिन कुछ चाइनीज़ रिसर्चर्स ने कोशिश की है, क्या चाइना के जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट्स हैं उनका सहारा लिया जा सकता है, वो एस्ट्रॉइड्स जो अर्थ से टकराने वाले हैं उनको अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब उनका पाथ चेंज करने के लिए, ताकि वो अर्थ से ना टकराएं। क्या इसके लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ऐसा एक्सपेरिमेंट चाइना के रिसर्चर्स ने किया है। तो देखो, चाइना ने ये सब चीज़ें बताई हैं, जो लेटेस्ट उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज किया है स्पेस सेक्टर से संबंधित। लेकिन बात वही है ना, इंडिया ने अभी तक अपना कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटजी तो रिलीज की नहीं है और इंडिया का ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। बट इंडिया को दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इस दिशा में। ये जो चीज़ है ना, प्लेनेटरी डिफेंस, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से प्लेनेट को डिफेंड करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर इंडिया को बाकी देशों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये सारी बातें इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है जब इंडिया अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस स्ट्रेटजी संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करें। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिजाब कंट्रोवर्सी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी हमारा सब्जेक्ट है ना, वहाँ पर सोसाइटी में सेकुलरिज्म से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हुआ क्या है, इस पर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी पता है मामला काफ़ी दिनों से हमारे देश में सुर्खियों में है। कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब पहने लड़कियों को स्कूल में एंटर करने से रोका गया। कहा गया कि ये स्कूल की जो यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म संबंधित रूल है, उसके अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से हिजाब पहनी लड़कियों को स्कूल या फिर कॉलेज में एंटर करने से रोकना कितना सही कितना गलत, पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और विपक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। हिजाब के बारे में वैसे आपको पता है, हेड को कवर करने वाला एक स्कार्फ होता है, ये बुर्का से अलग है, ये इस्लामिक कंसेप्ट है प्राइवेसी और मोडेस्टी का। पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं हिजाब के पक्ष में? देखो, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 25 है ना, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है। हर किसी को अधिकार है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो अगर कोई हिजाब पहन के जाता है स्कूल में, तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। अगर ये उसके धर्म का पार्ट है तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि सभी को अपना अपना धर्म प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रोपगेट करने की आज़ादी है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 संविधान का ये कहता है सबको देखो अधिकार है, जो वो पहनना चाहता है वो पहन सकता है। वो बात अलग है, दोनों जो राइट्स हैं एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे देश में सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। तो आर्टिकल 19 सेक्शन 1 आज़ादी देता है, हर किसी के पास अधिकार है, जो कुछ वो पहनना चाहता है पहन सकता है। नेक्स्ट, आपने रोक दिया उन लड़कियों को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था। इसका मतलब तो आपके लिए एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूनिफॉर्म की है।
जबकि देखो होना ये चाहिए था कि आप किसी भी हालत में उनकी एजुकेशन को सुनिश्चित करते। हालांकि बाद में कहा गया, कॉलेज प्रशासन ने ऑप्शन दिया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पॉइंट तो है आपने रोका उनको और इससे वो अपनी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाई, यानी आपने यूनिफॉर्म को ज़्यादा तवज्जो दी और एजुकेशन को कम तवज्जो दी। नेक्स्ट, माइनॉरिटीज़ के जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसकी देखो रिस्पेक्ट होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ के कल्चरल राइट्स है ना, उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है। सबसे लास्ट पॉइंट, हिजाब जो है वो बुरके की तरह नहीं है। बुरके को तो देखो एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है, लेकिन हिजाब से ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता है, तो इसलिए आप हिजाब को बुरके से कंपेयर नहीं कर सकते। ये आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं हिजाब के पक्ष में। अब विपक्ष में जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का सेक्शन 133 क्लास 2 ये सरकार को पावर देता है कि सरकार जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, उनमें यूनिफॉर्म ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए इससे संबंधित रूल्स बना सकती है। हिजाब जो है वो सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड का पार्ट नहीं है, इसलिए वो लड़कियां जो हिजाब जिन्होंने पहना हुआ था वो अपनी यूनिफॉर्म के हिसाब से स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं आ रही हैं। इसलिए अगर स्कूल प्रशासन या फिर कॉलेज प्रशासन उन्हें रोकता है तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म संबंधित जो रूल्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 में जो हमने बात की ना, आर्टिकल 19 इजाज़त देता है किसी भी पर्सन को कि वो जो मर्जी चाहे पहन सकता है। इसमें एक्सेप्शन है पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, यानी एक्सेप्शन पब्लिक ऑर्डर की है। अगर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई पर्सन कपड़े पहनता है ना, तो फिर उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है पब्लिक ऑर्डर की। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, संविधान का आर्टिकल 21 सेक्शन 1 वो बोलता है, देखो वो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस जिनको फंड्स मिलते हैं स्टेट से, उन स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकती। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म का एक इंपॉर्टेंट पिलर ये भी है कि एजुकेशन को रिलीजियस मैटर से दूर रखा जाए। नेक्स्ट, हिजाब को देखो आप सिखिज्म में पगड़ी से नहीं कंपेयर कर सकते। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला आपने हिजाब पहनी लड़कियों को रोक दिया, क्या आप उन लड़कों को भी रोकोगे, सिख लड़कों को जिन्होंने पगड़ी पहन के रखी है? तो एक्सपर्ट्स इस मामले में बोलता है नहीं, सिखिज्म में जो पगड़ी है ना वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है सिखिज्म की, बट ऐसा अभी कोई एविडेंस नहीं है या फिर जुडिशरी का वर्डिक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फाइनली कि हिजाब जो है वो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है। अगर ये साबित हो गया फिर तो उन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, मामला अभी कोर्ट में है। केरला हाईकोर्ट ने 2018 में एक स्कूल के फेवर में अपना वर्डिक्ट दिया था और कहा था आप ड्रेस कोड को ज़्यादा तवज्जो दोगे अवर दी इंडिविजुअल राइट, मतलब एक तरफ इंडिविजुअल राइट है कि आपको क्या पहनना है, दूसरी तरफ स्कूल की ड्रेस कोड है, तो दोनों के बीच में जब टकराव होगा आप इंडिविजुअल राइट को प्रेफरेंस नहीं दोगे, आप ड्रेस कोड को प्रेफरेंस दोगे। ये केरला हाईकोर्ट का 2018 का वर्डिक्ट है। नेक्स्ट, हिजाब जो है वो देखो अरबिक कल्चर में पैट्रियार्की का एक सिंबल है। ईरान में तो इतना प्रोटेस्ट चलता है वहाँ पे लड़कियों का कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, जबकि ईरान में हिजाब ना पहनने पर सज़ा का प्रावधान है बहुत ज़बरदस्त, इसलिए इसे स्कूल यूनिफॉर्म में अलाउ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगर हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म कोड में आ गया, मतलब अलाउ हो गया स्कूल यूनिफॉर्म में, तो फिर बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज महिलाओं को या फिर बच्चियों को फोर्स करेंगे कि आप हर जगह हिजाब पहनो, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि बाहर भी हर जगह आप हिजाब पहनो। तो फिर हिजाब जो है वो प्रोग्रेसिवनेस का तो प्रतीक नहीं है, रिग्रेसिवनेस का संकेत है, तो इसलिए विरोध होना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब को ना इंक्लूड करना चाहिए। तो ये हमने विपक्ष में आर्गुमेंट्स डिस्कस किए। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो हमारा जो देश है ना वो संविधान के हिसाब से चलता है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। तो फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। मामला वैसे अभी तो कर्नाटक हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना कह के छोड़ दिया हमें राइट्स की फिक्र है, लेकिन सही समय पर हम ये हिजाब वाली जो कंट्रोवर्सी है, ये मामला जो है उसको हैंडल करेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला नहीं लिया है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ भी वर्डिक्ट दिया,
आपको भी पता है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट जब फाइनली बोलेगा ना कि हिजाब ये इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस है या फिर नहीं है, उस पर ही ये निर्धारित होगा कि स्कूल में अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है उसमें हिजाब अलाउड होगा या फिर नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो फिर किसी भी राज्य में कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म कोड हो उसमें हिजाब को अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, हिजाब जो है वो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि वो फिर हिजाब को अलाउ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। समझ गए? कुछ और पॉइंट्स जो आप दे सकते हो कंक्लूजन में, कम से कम देखो जो क्लासरूम्स हैं उनको आप रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड मत करो। ये हमारे देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे संविधान का आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, वो भी देखो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात करता है। ओवरऑल हमारी एज ए सोसाइटी सोच ये होनी चाहिए, महिलाओं का इमेंसिपेशन हो, महिलाओं की विमुक्ति हो, उनका एम्पावरमेंट हो। तो ये सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो ये हमने काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू डिस्कस किया हिजाब से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में सरकार ने हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए 48,000 करोड़ की लागत की 3 स्कीम्स चलाई। तीनों स्कीम्स को चलाने का मकसद ये था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम आत्मनिर्भर बन सकें। वैसे देखो, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के अनुसार 2023-24 आते आते डिमांड $400 बिलियन हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। 2014-15 में ये सिर्फ $29 बिलियन थी, जो 2019-20 में बढ़ के $70 बिलियन तक पहुंच गई। देखो, ध्यान देने वाली बात ये भी है, हमारे देश में जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, मेनली असेंबली होती है हमारे देश में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन में क्या लगता है? डिस्प्ले लगता है, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, कैमरा लगता है। इन सब आइटम्स को सेपरेटली इंपोर्ट कर लिया गया, असेंबलिंग इंडिया में हो गई। ये होता है इंडिया में। अब देखो, वैसे तो ये भी सही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में कहा गया था, एक बार अगर असेंबली इंडिया में होना स्टार्ट हो गया तो बाद में धीरे धीरे कंपोनेंट्स भी लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। विभिन्न इकोनॉमिस्ट का भी यही मानना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक स्कीम अभी लॉन्च की थी, PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। 4 से 6% का इंसेंटिव सरकार देती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर। बट ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक देखो ऐसा हुआ नहीं है। हम $70 बिलियन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे देश में प्रोड्यूस करते हैं, इसमें सिर्फ देखो 5 से लेके 15% जो कंपोनेंट्स हैं वो लोकली इंपोर्ट किए जाते हैं। मतलब लोकल एडिशन सिर्फ इतना होता है, 5 से लेके 15%। अगर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू है $2.1 ट्रिलियन, तो उसमें ये लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 7 से लेके 10 बिलियन डॉलर्स का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये हुआ, हमारे देश में सिर्फ असेंबली होती है कंपोनेंट्स की और लोकल एडिशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हमने जो सोचा था कि इसी प्रकार से चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सुपर पावर बना, उसी प्रकार से इंडिया भी बन जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। असली कमाई देखो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में नहीं है, मतलब असेंबली में असली कमाई नहीं है। असली कमाई तो कंपोनेंट्स में है ना। माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है आप दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हो, वही आपको महंगी मिलती है, तो बाद में आप असेंबली में कितना मार्जिन रख लोगे। दूसरा देखो, हम ये माइक्रो प्रोसेसर चिप दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अरे भैया, इससे हमारी सिक्योरिटी भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हमारे देश में काफ़ी ऐसे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स
इस्तेमाल होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, बट उनमें भी जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी दूसरे देशों से इंपोर्टेड होती हैं, क्योंकि हमारे देश में तो कोई माइक्रो प्रोसेसर की चिप प्रोड्यूस होती ही नहीं है। कल को आप दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हो चिप, और चिप में उसने कोई ऐसा प्रोग्राम डाल रखा है जिससे इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है। तीसरा, देखो हमारे देश में जो IITs हैं, रिसर्च के काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अच्छी अच्छी चिप डिज़ाइन तो कर देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की कोई चिप डिज़ाइन करनी हो, डिज़ाइन IITs और दूसरे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर देते हैं, बट दिक्कत यही है ना, डिज़ाइन करके अगर उसे प्रोड्यूस करवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है, तो वो दूसरे देशों को डिज़ाइन भेजना होगा, और दूसरे देशों में जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं जहाँ पे ये चिप्स प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ से चिप प्रोड्यूस होकर वापस इंडिया में आएंगी। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अभी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। देखो पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के 170 कॉमर्शियल प्लांट्स हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स जिन्हें फैब्स या फिर फाउंड्रीज भी कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए टर्म सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स। यहाँ पे सिलिकॉन को माइक्रो चिप्स में तब्दील किया जाता है, और इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स को फैब्स या फिर फाउंड्रीज भी कहा जाता है। वर्ल्ड में टोटल 170 कॉमर्शियल फाउंड्रीज हैं, और इंडिया में कितनी हैं? एक भी नहीं। इंडिया में एक भी कॉमर्शियल फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। हालांकि देखो इसरो और DRDO इनके पास तो व्यवस्था है फैब्स की, बट ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिलिकॉन को माइक्रोचिप्स में तब्दील करते हैं, ये कॉमर्शियल प्लांट्स नहीं हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स इंडिया में क्यों नहीं लगते? क्योंकि देखो इंटेल, TSMC, सैमसंग, ये जो माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं, इनका मानना है इंडिया में एक तो डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, और कॉस्ट एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पुअर है, इसलिए इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का फ़ायदा नहीं है। देखो ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होते हैं, इनमें डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हर 18 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑलमोस्ट 50 से लेके 60% है। और देखो एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है, कितनी? $2 बिलियन या फिर इससे ज़्यादा। इसी वजह से डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज, इन्होंने काफ़ी कम इंटरेस्ट शो किया है, और एक भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज का ये मानना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में हम इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पहले प्रपोजल आया था कि इस प्रकार से कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये प्रपोजल अबेंडन कर दिए गए, छोड़ दिए गए, क्योंकि लगा कि फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करना। बट देखो इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स का हमारे देश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। ना सिर्फ सेल्फ रिलायंस हासिल करनी है, बल्कि मेजर एक्सपोर्टर बनना है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। नुकसान तो काफ़ी हैं, हमने डिस्कस कर ही लिया। अगर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हमारे देश में नहीं है, पहला तो देखो सिर्फ असेंबली होती है हमारे देश में, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा, तीसरा हमें इंपोर्ट पे लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ता है, कभी भी वो मना कर सकते हैं हमें ये चिप्स प्रोवाइड करना, चौथा इवन ब्रेन ड्रेन भी होता है। देखो हमारे देश के जो टैलेंटेड यूथ हैं चिप तो डिज़ाइन कर लेते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चर तो दूसरे देशों में ही होंगी ना, अल्टीमेटली वो वहीं पे चले जाते हैं जहाँ पे आसानी से चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, तो ब्रेन ड्रेन भी काफ़ी होता है। और सबसे लास्ट रीज़न, अगर देखो ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हमारे देश में होते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है इकोनॉमी में। बेशक देखो $2 बिलियन खर्च हों इस प्रकार के प्लांट को इस्टेब्लिश करने में, लेकिन 6 से लेके 23 गुना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है हमारे देश की इकोनॉमी में अगर हम
पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स में। एक अनुमान के अनुसार अगर एक भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश होता है तो $8 बिलियन की वैल्यू का कम इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा दूसरे देशों से, जो अभी हम करते हैं। और देश की जीडीपी में $15 बिलियन का मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सरकार ने देखो अभी एक स्कीम भी चलाई है, SPECS। स्कीम का मकसद ये है, अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या फिर दूसरे कोर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती है और इसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 25% सरकार देगी, यानी 25% इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि राइटर का कहना है टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल आउटले जो है प्रेजेंट 3300 करोड़ से इंक्रीज होना चाहिए, ताकि माइक्रोचिप्स जायंट्स फॉर एग्जांपल इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, अभी देखो कई सारी बड़ी कंपनीज चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स को शिफ्ट कर रही हैं, तो इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। हमें फुर्ती से कुछ नॉर्म्स को आसान बनाना होगा, जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा, ताकि अगर कोई कंपनी चाइना से अपने बेस को शिफ्ट करना चाहती है तो वो इंडिया में आए, इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट इस्टेब्लिश करें। हमें इससे बहुत फायदा होगा रियल टर्म्स में। तो ये तो देखो हमने पुराना आर्टिकल रिवाइज किया। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल में नए पॉइंट्स क्या आए हैं। देखो अभी ना जब से कोविड-19 की महामारी आई, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि बाकी देशों को भी ये महसूस हुआ कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, इनके मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना जरूरी है। तो किसी देश ने अपने देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए $50 बिलियन का पैकेज रिलीज किया, किसी देश ने $30 बिलियन का, लेकिन हमारा फोकस इंडिया है। इंडिया ने $10 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया ताकि देश में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा भी सरकार ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, उनको इनवाइट किया जा सके इंडिया में, कि वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करें। लेकिन देखो कुछ और चीज़ें भी इंडिया को करनी होंगी अगर इंडिया सेमीकंडक्टर्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। देखो इंडिया की जो अभी स्ट्रेंथ है ना, वो डिज़ाइन के मामले में है। कर्नाटक ये बोलता है हमारे यहाँ पर 85 फैबलेस चिप डिज़ाइन हाउसेस हैं, मतलब अलग अलग ग्लोबल कंपनीज जो हैं उनके डिजाइन हाउसेस कर्नाटक में हैं। तो इनको इंडिया एज ए नींव फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकता है देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट चीज सरकार ये कर सकती है, देखो अभी हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड है ना, वो $24 बिलियन की है। 2030 आते आते ये 80-90 बिलियन की हो जाएगी। तो देखो जो कंपनीज इंडिया में आके सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करें ना, उनको कम से कम ये भरोसा दिलाया जाए ये जो डिमांड है ना इंडिया की, ये तो आपसे ही पूरी होगी। अब किसको ये भरोसा मिलेगा कि देखो इंडिया में डिमांड है और उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो भरोसा मिलेगा तो फिर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करेगा। अब आपको पता है हमने जो पिछला आर्टिकल रिवाइज किया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और डिमांड वोलेटाइल है, तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा कि इतना खर्चा करके डिमांड भी ना हो, तो फिर हम तो फंस जाएंगे। तो डिमांड को लॉक इन कर दो आप। इंडिया की जो डिमांड है ना पहले से बता दो कि आपको इनसे परचेज करना है। इस प्रकार की चीज़ आप करोगे तो जाके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश होंगी सेमीकंडक्टर्स की। और देखो इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिश्ड फैब कंपनीज है ना, उनको भी इन्वाइट किया जाए जिनकी ऑलरेडी डिमांड है। उनको बोला जाए कि यहाँ पे आओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ऐसा उनको इकोसिस्टम भी प्रोवाइड किया जाए। तो उनके तो ग्राहक ऑलरेडी हैं, वो तो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। और क्या क्या कर सकती है सरकार, रॉ मटेरियल सप्लाई कैपेबिलिटी डेवलप करें। जैसे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, ये एक्सप्लोर कर रही है कि जो फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं उनको रॉ मटेरियल जैसे मिनरल्स, गैसेज, ये सब सप्लाई किए जाएं। इससे इंडियन गैस मटेरियल और माइनिंग इंडस्ट्री को भी फिलिप मिलेगा, यानी बल मिलेगा, यानी उनको सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी तरफ जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी अपने पैरों पे खड़ी होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फैब क्लस्टरिंग। फैब क्लस्टरिंग मतलब क्लस्टर हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा। जैसे क्लस्टर एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारा इकोसिस्टम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए जगह है, ये बेंगलोर में कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे देखो सेमीकंडक्टर
फैब्रिकेशन से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां पे अल्ट्रा प्योर वाटर उपलब्ध हो, एक्सटेंट ऑफ 10 MLD मतलब मेगा लीटर पर डे, है ना। बिजली भी अनइंटरप्टेडली अवेलेबल हो दो ग्रिड से, ताकि किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना आए। सारी सुविधाएं उस एरिया में जब मौजूद होगी तो वहां पे फैब्रिकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, ज़्यादा इस्टाब्लिश होंगी। और पॉइंट्स क्या देते हैं राइटर, और पॉइंट्स ये देते हैं, जैसे देखो FDI इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आप इंसेंटिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एंकरेज करो कि आप R&D पर फोकस कीजिए, और एक बार रिसर्च से कुछ निकल के आता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप डेवलप कीजिए, मतलब अपने पेटेंट वगैरह हासिल कीजिए। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी बोला जा सकता है कि अग्रेसिवली आप चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में R&D कीजिए, और इसके लिए सरकार उनको हर तरह का सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। तो ये सारे काम देखो इंडिया को करने होंगे, तभी जाके इंडिया सेमीकंडक्टर्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।